नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 18 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण बोकारो स्टील प्लांट का विस्तार। यह परियोजना जुलाई 2026 में आरंभ हो चुकी है तथा इसके मार्च 2030 में संपन्न होने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत में फ्लैट स्टील की मांग पिछले एक दशक में गुणात्मक रूप से बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता उपकरण बाजारों ने मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, 2017-18 में जहां यह मांग 42 मिलियन टन थी, वहीं 2024-25 तक बढ़कर 76 मिलियन टन हो गई और इसमें अकेले आधारभूत संरचना तथा विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 29 मिलियन टन का था। ऑटोमोबाइल और उपकरण क्षेत्र ने हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील की खपत को बढ़ाया, वहीं रियल एस्टेट और आवासीय परियोजनाओं ने कोटेड स्टील की मांग को मजबूत किया। मोटे तौर पर आधारभूत संरचना के विकास पर सरकार के प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि पूरे स्टील इंडस्ट्री का हुलिया बदल गया। क्रूड स्टील की मांग 103 मिलियन टन से बढ़कर 170 मिलियन टन पहुंच चुकी है। इसमें लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले आधारभूत संरचना का योगदान 35 मिलियन टन का है। मांग और उत्पादन बढ़ने के बाद भी स्टील इंडस्ट्री का शुद्ध लाभ नहीं बढ़ पाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोकिंग कोल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक ऊर्जा संकट ने उत्पादन लागत को प्रभावित किया। चीन, जापान और रूस से आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क ने विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित किया, जिससे घरेलू उत्पादकों को राहत मिली। साथ ही वैश्विक बाजार में स्टील की कीमतों में अस्थिरता और व्यापारिक बाधाओं ने भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा की। भविष्य में स्टील क्षेत्र के लिए कुछ नए अवसर हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। ये नए अवसर रेलवे, शिप कंटेनर तथा एलपीजी सिलेंडर के रूप में उभर रहे हैं। भारतीय रेल क्षेत्र में फ्लैट स्टील की मांग 2025-26 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में लगभग 7.5 मिलियन टन फ्लैट स्टील की खपत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 17% अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः नई पटरियों के निर्माण, मालगाड़ियों के डब्बे, कोचों और हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में उपयोग से प्रेरित रही। रेलवे अवसंरचना में निवेश बढ़ने से स्टील की मांग में तेजी आई। विशेष रूप से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं बुलेट ट्रेन परियोजनाओं ने हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील की खपत को बढ़ावा दिया। भारत में शिप कंटेनर इंडस्ट्री में भी फ्लैट स्टील की मांग वित्त वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। निर्यात गतिविधियों और लॉजिस्टिक विस्तार ने इस वृद्धि को गति दी। कंटेनर निर्माण में लगभग 2.8 से 3 मिलियन टन फ्लैट स्टील की खपत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10-12% अधिक रही। यह मांग मुख्यतः हॉट रोल्ड और कोटेड स्टील से पूरी हुई, क्योंकि कंटेनरों की मजबूती और जंगरोधी क्षमता के लिए इनकी आवश्यकता होती है। निर्यात वृद्धि ने कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा दिया, विशेषकर यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक गतियों में तेजी के कारण। साथ ही पोर्ट विस्तार परियोजनाओं ने भी मांग को मजबूत किया। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनल विस्तार से स्टील की खपत को बढ़ावा मिला। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने लगभग 50 से 60 हजार कंटेनरों का उत्पादन किया, जिनमें से एक हिस्सा यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात किया गया। भारत में 2010 के बाद एलपीजी सिलेंडर की मांग बढ़ने से फ्लैट स्टील की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उज्ज्वला योजना और शहरीकरण के चलते घरेलू गैस कवरेज 2016 में 62% से बढ़कर 2026 में लगभग सार्वभौमिक हो गया, जिससे सिलेंडर निर्माण में भारी विस्तार हुआ। इस दौरान एलपीजी उपभोग 2016-17 के 21.6 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 31.3 मिलियन टन तक पहुंचा, जिसका सीधा असर सिलेंडर निर्माण हेतु फ्लैट स्टील की मांग पर पड़ा। सिलेंडर उत्पादन ने स्टील उद्योग को स्थिर मांग दी। 2010 से 26 के बीच यह क्षेत्र फ्लैट स्टील उपयोग का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। भारत और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा कनाडा के बीच व्यापार समझौतों का भारत की फ्लैट स्टील मांग पर सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत ईयू समझौता में स्टील पर शुल्क में कमी और टैरिफ रेट कोटा की व्यवस्था से इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल और मशीनरी के निर्माण में 20 से 25% तक वृद्धि हो सकती है, जिसमें घरेलू स्तर पर फ्लैट स्टील की मांग बढ़ेगी। हालांकि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कारण भारतीय उत्पादकों को अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। भारत
यूके समझौते ने लगभग 1.37 मिलियन टन स्टील निर्यात को शून्य शुल्क के तहत सुरक्षित किया है, जिससे अल्पकालिक लाभ मिलेगा। लेकिन 2027 से लागू होने वाले यूके CBAM भारतीय स्टील पर कार्बन लागत का दबाव डालेगा। इस कारण दीर्घकालिक मांग में वृद्धि भारत की ग्रीन स्टील उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी। भारत कनाडा CEPA अभी वार्ता के चरण में है, लेकिन इसके लागू होने पर भारत को कनाडा से अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त होगी। इससे फ्लैट स्टील की मांग में नई वृद्धि की संभावना है। कुल मिलाकर इन तीनों समझौतों से भारत की फ्लैट स्टील की मांग को निर्यात और औद्योगिक विस्तार के माध्यम से मजबूती मिलेगी, लेकिन कार्बन अनुपालन और कोटा प्रतिबंध जैसी चुनौतियां भी साथ रहेंगी। भारत में स्टील उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्रूड स्टील उत्पादन 168.4 मिलियन और खपत 163.7 मिलियन टन रही। नीति आयोग और राष्ट्रीय स्टील नीति 2017 के अनुसार भारत को 2030 तक उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि बढ़ती घरेलू मांग और निर्यात अवसरों का लाभ उठाया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की कुल क्षमता 220 मिलियन टन रही, जो लक्ष्य का लगभग 66% है। भारत में फ्लैट स्टील का उत्पादन 2025-26 में सेल, टाटा स्टील तथा आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील आदि प्रमुख कंपनियों द्वारा संचालित रहा। सेल ने लगभग 18-19 मिलियन टन फ्लैट स्टील का उत्पादन किया, जो मुख्य रूप से हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड उत्पादों में रहा। टाटा स्टील ने 17 से 18 मिलियन टन उत्पादन किया और ऑटोमोबाइल तथा निर्माण क्षेत्र में बड़ी आपूर्ति दी। JSW स्टील ने लगभग 29.7 मिलियन टन की क्षमता के साथ सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसमें फ्लैट स्टील का बड़ा हिस्सा शामिल है। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन इंडिया ने 9-10 मिलियन टन और जिंदल स्टील ने 6-7 मिलियन टन फ्लैट स्टील का उत्पादन किया। भारत में कोटेड स्टील का उत्पादन मुख्य रूप से JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन इंडिया द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में JSW स्टील ने लगभग 7.5 से 8 मिलियन टन कोटेड स्टील का उत्पादन किया, जो इसे सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। टाटा स्टील ने करीब 5 से 6 मिलियन टन, जबकि सेल ने 3 से 4 मिलियन टन कोटेड स्टील का उत्पादन किया। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन इंडिया ने लगभग 2.5 से 3 मिलियन टन उत्पादन किया। कुल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कोटेड स्टील उत्पादन लगभग 18 से 20 मिलियन टन रहा, जो ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता उपकरण और निर्माण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण रहा। 1973 में सेल के गठन के बाद बोकारो स्टील प्लांट उसकी सहायक कंपनी बना और 1978 में उसका पूरी तरह से सेल में विलय कर दिया गया। 1970 के दशक में संयंत्र ने भारत के ऑटोमोबाइल, पाइप ट्यूब, LPG सिलेंडर और निर्माण उद्योग को आवश्यक फ्लैट स्टील उपलब्ध कराया और देश के औद्योगिक विकास में निर्णायक योगदान दिया। बोकारो स्टील प्लांट ने 1970 से 1990 के बीच कई चुनौतियों का सामना किया। शुरुआती वर्षों में संयंत्र का निर्माण सोवियत सहयोग से हुआ, लेकिन तकनीकी निर्भरता और उपकरणों की आपूर्ति में देरी ने उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया। 1970 के दशक के अंत तक संयंत्र ने 4 मिलियन टन क्षमता हासिल कर ली, परंतु कच्चे माल की अनियंत्रित आपूर्ति, विशेषकर कोकिंग कोल की उत्पादन में बाधा बनी रही। 1980 के दशक में संयंत्र को ऊर्जा संकट और बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी और दक्षता घटी। साथ ही संयंत्र में पुरानी तकनीक और उपकरणों के कारण उत्पादकता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। श्रमिक असंतोष और औद्योगिक विवादों ने भी संचालन को प्रभावित किया। वैश्विक स्तर पर स्टील कीमतों में उतार चढ़ाव और घरेलू बाजार में मांग की अस्थिरता ने वित्तीय दबाव बढ़ाया। 1989-90 तक संयंत्र की आधुनिकीकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट स्टील उत्पादों के साथ आगे बढ़ रही थी। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर आरंभ हुआ, तब सेल की कंपनियों के सामने अजीब समस्या खड़ी हो गई। इन कंपनियों पर दबाव डाला गया कि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, जबकि इनकी स्थापना आयात, प्रतिस्थापन और रोजगार के लिए की गई थी। नतीजतन ये कंपनियां लड़खड़ा गईं, लेकिन उन्होंने उत्पादन या नवोन्मेष को नहीं छोड़ा। सरकारी मदद मिलनी बंद हो गई, हालांकि वह कभी भी इतनी नहीं मिली कि ये कंपनियां नई तकनीकों में निवेश कर सकें। बोकारो स्टील प्लांट ने 1990 के दशक में व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया, ताकि उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।
इस अवधि में संयंत्र ने पुरानी सोवियत तकनीक को बदलकर नई स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों को अपनाया। सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे ऊर्जा दक्षता और उत्पादन स्थिरता में सुधार हुआ। हॉट स्ट्रिप मिल और कोल्ड रोलिंग मिल को उन्नत किया गया ताकि उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट स्टील उत्पाद जैसे ऑटोमोबाइल ग्रेड स्टील, पाइप और ट्यूब के लिए आवश्यक स्टील उपलब्ध कराया जा सके। बोकारो स्टील प्लांट में 1990 के दशक के दौरान निरंतर कास्टिंग तकनीक का उपयोग उत्पादन दक्षता और गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस तकनीक ने पारंपरिक इनगोट कास्टिंग को प्रतिस्थापित किया और तरल स्टील को सीधे स्लैब, ब्लूम और बिलेट के रूप में ढालने की सुविधा दी। इससे उत्पादन प्रक्रिया तेज हुई, ऊर्जा की बचत हुई और लागत में कमी आई। निरंतर कास्टिंग से स्टील की सतह की गुणवत्ता बेहतर हुई और दोषों में कमी आई, जिससे ऑटोमोबाइल, पाइप और निर्माण उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट स्टील उत्पाद उपलब्ध हो गए। 1990 के दशक में संयंत्र ने पर्यावरणीय मानकों पर भी ध्यान दिया। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए गए और जल पुनर्चक्रण प्रणाली लागू की गई। इस अवधि में संयंत्र ने कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया नियंत्रण और स्वचालन तकनीक को अपनाया, जिससे उत्पादन की निगरानी और गुणवत्ता में नियंत्रण बेहतर हुआ। बोकारो स्टील प्लांट की क्षमता विस्तार का वर्तमान निर्णय कई दशकों की सिफारिशों, समिति रिपोर्टों और संसदीय बहसों का परिणाम है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी विजन 2020 में बोकारो स्टील प्लांट को केवल एक स्टील उत्पादन इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि बोकारो जैसे बड़े संयंत्र को मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि केवल कच्चा स्टील ही नहीं, बल्कि पाइप, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और उपभोक्ता वस्तुएं भी यहीं निर्मित हो। कलाम ने यह भी सुझाव दिया था कि बोकारो के आसपास औद्योगिक स्टेट्स और डाउनस्ट्रीम उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय बढ़ सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपनी पुस्तक इंडिया द इमर्जिंग जायंट में भारतीय स्टील क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजन बताते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने, लागत दक्षता सुधारने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तकनीकी उन्नयन की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अपने एकीकृत स्टील संयंत्रों को आधुनिकीकरण और विस्तार करना होगा। इस नीति ने बोकारो जैसे संयंत्रों के लिए क्षमता वृद्धि का आधार तैयार किया। इससे पहले इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलकणी ने अपनी पुस्तक इमेजिनिंग इंडिया में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को, जिनमें स्टील उद्योग भी शामिल है, आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के संदर्भ में देखा। उनका दृष्टिकोण यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन समय के साथ वे अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप और धीमी निर्णय प्रक्रिया के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई। नीलकणी ने इमेजिनिंग इंडिया में यह भी रेखांकित किया कि भारत की आर्थिक वृद्धि तभी टिकाऊ होगी जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दक्षता और नवाचार पर ध्यान दें। स्टील उद्योग के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि पीएसयूज को वैश्विक बाजारों से जुड़ना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट स्टील और कोटेड स्टील का उत्पादन करना चाहिए। लोकसभा में भी इस विषय पर कई बार बहस हुई। धनबाद के सांसदों ने बार बार यह मुद्दा उठाया कि बोकारो स्टील प्लांट को मूल रूप से 10 मिलियन टन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह दशकों तक लगभग 5 मिलियन टन पर ही रहा। मार्च 2026 में इस्पात राज्य मंत्री ने सदन में उत्तर दिया कि सेल बोर्ड ने 2.65 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वृद्धि के ब्राउनफील्ड विस्तार को मंजूरी दे दी है। समिति रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि झारखंड के खनिज संसाधनों को बेहतर उपयोग करने और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बोकारो की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। इस प्रकार पनगड़िया की सिफारिशें, राष्ट्रीय इस्पात नीति, समिति रिपोर्टों और लोकसभा बहसों ने मिलकर वर्तमान निर्णय तक पहुंचाया, जिसके तहत बोकारो स्टील प्लांट की क्षमता लगभग 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाई जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट का वर्तमान विस्तार कार्यक्रम भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जुलाई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने 15,000 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उत्पादन क्षमता को 4.65 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.25 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाएगा और हॉट मेटल का उत्पादन 7.55 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। इस परियोजना को 3 से 3.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तार योजना में अत्याधुनिक तकनीकी सुधार शामिल है। इनमें
4500 घन मीटर क्षमता वाला नया ब्लास्ट फर्नेस, आधुनिक स्टील मेल्टिंग शॉप, थिन स्लैब कास्टिंग और डायरेक्ट रोलिंग, एयर सेपरेशन यूनिट और रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 आधारित डिजिटल ऑटोमेशन और डिजिटल ट्विन तकनीक को भी लागू किया जाएगा, जिससे उत्पादन प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी। इन सुधारों से उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट स्टील, हार्ड स्ट्रेंथ स्टील और ऑटोमोबाइल ग्रेड स्टील का उत्पादन संभव होगा। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह विस्तार महत्वपूर्ण है। संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लागू किया जाएगा, ऊर्जा दक्ष तकनीक अपनाई जाएगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय किए जाएंगे। परिसर में विस्तृत ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। यह कदम भारत की सतत विकास नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है। इस विस्तार योजना का दीर्घकालिक महत्व यह है कि भारत की स्टील उत्पादन क्षमता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट स्टील और ऑटोमोबाइल ग्रेड स्टील की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार आवश्यक थी। इस विस्तार से बोकारो स्टील प्लांट एक पारंपरिक संयंत्र से आधुनिक, स्वचालित और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन केंद्र में परिवर्तित होगा, जो विजन 2020 और राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में विशेष समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।